तो हम लोग का पहला प्रश्न है कि 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किसने की? नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं और चूज़ कीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा। और दोस्तों आप लोग को बता दूँ कि आप लोग बनाने के बाद ये ज़रूर बताइएगा कि आपने कितने प्रश्नों का सही से जवाब दे पाए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? अगर आप लोग ऑप्शन बी चुन रहे हैं तो बिल्कुल सही चुन रहे हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा? सचिंद्र सान्याल। 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किसने किया है? तो सचिंद्र सान्याल ने किया था। दोस्तों अगर कहा जाए आपसे कि हिंदुस्तान एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों हिंदुस्तान एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो भगत सिंह। किसने किया था? भगत सिंह। और चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों हम लोगों का कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने किस मौलिक अधिकार को संविधान की हृदय और आत्मा कहा है? तो फटाफट चूज कीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों बी आर अम्बेडकर ने किस मौलिक अधिकार को संविधान का हृदय और आत्मा कहा है? तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अगर आप लोग ऑप्शन डी चुन रहे हैं तो बिल्कुल सही चुन रहे हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अगर बात कही जाए कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस अनुच्छेद को कहा है, तो अगर आर्टिकल के बारे में कहा जाए तो दोस्तों आर्टिकल हो जाएगा आपका 32। क्या होगा? आर्टिकल 32 यानी अनुच्छेद 32 को भारतीय संविधान की हृदय और आत्मा कहा है। तो दोस्तों आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार के रिट जारी करते हैं। कितने प्रकार के रिट जारी करते हैं? तो 5 प्रकार के रिट जारी करते हैं। ये भी बात आप लोग को मालूम होनी चाहिए। किस आर्टिकल के तहत? तो आर्टिकल 32 के तहत। ये आपको मालूम होनी चाहिए। और दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं कि अभी जो है संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों मौलिक अधिकारों की संख्या टोटल कितनी है आपकी? 6 हैं। कितने हैं? 6 हैं। और भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया था? दोस्तों यूएसए से लिया गया। कहाँ से लिया गया है? यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। ये भी बातें आपको मालूम होनी चाहिए। दोस्तों आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से कब हटा दिया गया? तो दोस्तों 44वें संविधान संशोधन। कौन से? 44वें संविधान संशोधन। 44वें संविधान संशोधन 1978 कब? 1978 में। कब? 1978 में संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया। कब हुआ था? तो 44वें संविधान संशोधन 1978। ये भी बातें आपको मालूम होनी चाहिए। तो चलिए फिर आप अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों हम लोग का कि भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? अगर आप लोग ऑप्शन ए चुन रहे हैं तो बिल्कुल सही चुन रहे हैं। कितनी थी? तो 7 थे। और भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। अगर आपसे प्रश्न यह भी पूछे कि प्रारूप समिति का स्थापना कब किया गया था यानी गठन कब किया गया था? तो दोस्तों आप लोग को मैं बता दूं कि 29 अगस्त। कब? 29 अगस्त 1947 का 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया था। और संविधान सभा में संविधान सभा का प्रारूप किनके द्वारा तैयार किया गया था? तो वी एन राव। किनके द्वारा? वी एन राव द्वारा संविधान सभा का प्रारूप तैयार किया गया था। किनके द्वारा? वी एन राव। यह भी आपको मालूम होनी चाहिए। किनके द्वारा? वी एन राव द्वारा। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है हम लोग का कि ग्राम पंचायत चुनाव कराने का निर्णय लिया जाता है किनके द्वारा लिया जाता है? दोस्तों अगर आप लोग ऑप्शन बी चुन रहे हैं तो बिल्कुल सही चुन रहे हैं। राज्य चुनाव आयोग द्वारा। किनके द्वारा होता है? राज्य चुनाव आयोग द्वारा। दोस्तों ग्राम पंचायत का जो चुनाव जो होता है, ये जो ग्राम पंचायत की चुनाव व्यवस्था है होते हैं, ये किनके द्वारा होते हैं? राज्य चुनाव आयोग द्वारा। अगर पूछिए कितने स्तर के होते हैं पंचायती राज व्यवस्था, कितने स्तर के होते हैं? तो 3 स्तरीय हैं। और किनके द्वारा पंचायती राज व्यवस्था किनके द्वारा दिया देन किनकी है? तो बलवंत राय मेहता समिति। ये भी आपको मालूम होनी चाहिए। मैं उतनी ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगी, जो मैंने आपको फैक्ट वो बताते चलूँगा। तो चलिए दोस्तों फिर अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों हम लोग का कि उड़ी जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों उड़ी जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो जम्मू कश्मीर में स्थित है। कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। और ये किस नदी पे है? तो झेलम नदी। ये भी मालूम रखिएगा। चलिए फिर अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों हम लोग का कि निम्नलिखित में से किस नदी का बेसिन सबसे बड़ा है? किस नदी का बेसिन सबसे बड़ा है? तो मैं बता दूं उसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। अगर आप लोग ऑप्शन बी चुन रहे हैं तो बिल्कुल सही चुन रहे हैं, गोदावरी। किस नदी का बेसिन सबसे बड़ा है? तो गोदावरी नदी का बेसिन इनमें से सबसे बड़ा है। तो चलिए फिर अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है हम लोग का कि सूर्य में नाभिक के ईंधन है, यानी सूर्य में नाभिक के ईंधन किसे कहते हैं? तो बता दूं दोस्तों कि सूर्य में जो सबसे अधिक मात्रा में गैस है कौन सी है? तो हाइड्रोजन। कितने प्रतिशत? तो 71%। और हाइड्रोजन के दो अणु परस्पर मिलकर हीलियम तथा ऊर्जा मुक्त करती है सूर्य में। तो नाभिक के ईंधन कौन है होगा? तो हाइड्रोजन। सूर्य में नाभिक के ईंधन कौन है? तो हाइड्रोजन है। और जितने भी सूर्य ही क्यों, तारे भी हैं नाभिक के संलयन, यानी तारे हो या सूर्य हो, उनमें प्रकाश किस प्रक्रिया द्वारा निकलती है? तो नाभिक के संलयन प्रक्रिया द्वारा
ऊर्जा एवं प्रकाश मुक्त होती है, यह बातें याद रखना। और उनमें से अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? तो हाइड्रोजन पाई जाती है। तो चलिए फिर अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हम लोग का, किसकी उपस्थिति के कारण शरीर के अंदर रक्त का थक्का नहीं जमता है? यहाँ जमता है नहीं पूछा है, क्या पूछा है? जमता नहीं है, थक्का नहीं जमता है, किसके कारण? तो अगर आप लोग ऑप्शन बी चुन रहे हैं तो बिल्कुल सही चुन रहे हैं, हिपेरिन। हिपेरिन है जो ना रक्त का थक्का नहीं बनने देता है। यही कारण है कि ब्लड बैंक में ब्लड को है ना जो डब्बे के अंदर में रखा जाता है हिपेरिन मिलाकर, ताकि जमे नहीं। अगर आप लोग देखते हैं कि कभी आप लोग का हाथ या पाँव कट जाए तो ब्लड निकलते हैं, कुछ देर के बाद जम जाते हैं, क्यों? क्योंकि इसमें तो हिपेरिन तो रहता नहीं है ना, इसलिए जम जाता है। लेकिन वही ब्लड अगर आपके निकल रहे हैं किसी डब्बे में, हिपेरिन के साथ मिला के रख दिया जाए तो ब्लड नहीं जमेंगे। और आपको मैं बता दूं, अगर पूछे कि आपसे कौन सा प्रोटीन रक्त का थक्का बनाता है, तो फाइब्रिनोजिन एक प्रकार का क्या आपका प्रोटीन है, यह रक्त का थक्का बनाता है। प्रोटीन के बारे में बोले तो कौन? फाइब्रिनोजिन। और आपसे यह बता दूं, यह भी पूछा जा सकता है कि रक्त में सबसे अधिक क्या पाया जाता है? तो प्लाज्मा पाया जाता है। कितने? 55% दोस्तों, रक्त में है ना 55% प्लाज्मा पाया जाता है। कितना? 55% प्लाज्मा पाया जाता है। ये बातें आपको मालूम होनी चाहिए। और दोस्तों, रक्त का रंग लाल किन के कारण दिखता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण। और हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व पाया जाता है दोस्तों? तो लौह तत्व पाया जाता है। कौन सा तत्व पाया जाता है? लौह तत्व पाया जाता है। यह बात भी आप लोग को मालूम होनी चाहिए। चलिए दोस्तों, फिर अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों हम लोग का, कि लार की प्रकृति क्या है? यानी सर मुंह में जो लार होते हैं, यानी मुंह में जो लार होते हैं वो उनकी प्रकृति क्या होती है? निष्प्रभावी होते हैं, अम्ल होते हैं, क्षारीय होते हैं, उदयधर्मी होते हैं। अगर आप लोग ऑप्शन बी चुने तो बिल्कुल सही चुन रहे हैं। लार की प्रकृति क्या होती है? अम्ल होती है। दोस्तों आपसे प्रश्न ये भी पूछे जा सकते हैं कि पाचन की प्रक्रिया कहाँ से स्टार्ट होती है, यानी कहाँ से प्रारंभ होती है? तो मुख से होती है। और मुख गुहा में भोजन की पाचन की प्रक्रिया किन के कारण होती है? तो लार। किन की उपस्थिति के कारण होती है? तो लार। मुंह में यानी लार पाए जाते हैं और यहीं से भोजन का क्या होता है? पाचन स्टार्ट हो जाता है। ये भी बातें आपको मालूम होनी चाहिए। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों हम लोग का, कि एपिग्राफी क्या है? नीचे 4 ऑप्शन दिए गए, चूज कीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा। एपिग्राफी क्या है? सिक्कों का अध्ययन, शिलालेखों में प्रयुक्त प्राचीन लेख, शिलालेखों का अध्ययन, प्राचीन पदार्थों का अध्ययन। तो दोस्तों एपिग्राफी है ना वो क्या है? शिलालेखों का अध्ययन। अगर आप ऑप्शन सी चुन रहे हैं तो बिल्कुल सही चुन रहे हैं। एपिग्राफी क्या है? शिलालेखों का अध्ययन, यानी शिलालेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो एपिग्राफी कहलाता है। ये बात आपको मालूम रहनी चाहिए। ये पूछे गए क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर में। चलिए दोस्तों, हो सकते हैं इस बार भी पूछे जा सकते हैं। तो चलिए फिर अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों हम लोग का, कि इसरो का मुख्यालय कहाँ है? तो दोस्तों सबसे पहले आप लोग को बात मालूम होनी चाहिए कि इसरो की स्थापना कब हुई थी? तो 15 अगस्त। कब हुआ है इसरो की स्थापना? कब हुई? तो 15 अगस्त 1969। इसरो की स्थापना कब हुई? 15 अगस्त 1969। कब हुआ था? 15 अगस्त 1969। और यह भी बता दूं कि मैं, कि इसरो के वर्तमान अभी महासचिव कौन है? तो के सिवान। कौन है? इसरो के महासचिव कौन है अभी? के सिवान है। और इसरो का मुख्यालय कहाँ है? तो बच्चे बच्चे को मालूम होनी चाहिए कि इसरो का जो मुख्यालय कहाँ है? बेंगलोर में है। कर्नाटक के राजधानी बेंगलोर में इसरो का मुख्यालय है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। तो चलिए फिर अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है कि ऐस शब्द किस खेल से जुड़ा हुआ? दोस्तों खेल से भी आपके एक प्रश्न पक्के पूछे ही जाते हैं, चाहे कुछ भी हो, खेल से हो या खिलाड़ियों से संबंधित हो, आपसे प्रश्न पूछे ही जाएंगे। तो दोस्तों ऐस शब्द किस खेल से जुड़ा हुआ? अगर आप ऑप्शन ए चुन रहे तो बिल्कुल सही चुन रहे हैं। लॉन टेनिस से ऐस शब्द जुड़ा हुआ। किस खेल से जुड़ा हुआ? लॉन टेनिस। ये आपको अच्छी तरह से क्लियर होनी चाहिए। तो चलिए फिर अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों हम लोग का, तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? जो भी प्रमुख तिथि हैं जो दिवस के रूप में मनाए जाते हैं उनको तो आप याद ही रखिएगा, एक प्रश्न तो उनसे पक्का रहेंगे। तो तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? तो 31 मई। अगर आप लोग ऑप्शन सी चुन रहे हैं तो बिल्कुल सही चुन रहे हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? तो 31 मई को मनाया जाता है। चलिए फिर अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हम लोग का, कि दोस्तों ड्यूस मार्क कहाँ की मुद्रा है? दोस्तों आप लोग को मैं बता दूं, विश्व की जो प्रदेशों की मुद्राएं हैं और उनकी राजधानी है, आप एक बार पढ़ लीजिएगा, यहाँ से एक प्रश्न पक्के रहेंगे आप लोग के। तो ड्यूस मार्क कहाँ की मुद्रा है? अगर आप लोग ऑप्शन बी चुन रहे हैं तो बिल्कुल सही चुन रहे हैं, जर्मनी। ड्यूस मार्क मुद्रा कहाँ कहाँ की मुद्रा है? तो जर्मनी की है। और जर्मनी की राजधानी के बारे में पूछा जाए तो कहाँ है? तो बर्लिन। कहाँ है? बर्लिन। जर्मनी की राजधानी क्या है? बर्लिन। यह भी याद रखिएगा। चलिए दोस्तों फिर अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है हम लोग का, कि कथक किस राज्य की प्रमुख लोक नृत्य है? कथक किस राज्य की प्रमुख लोक नृत्य है? तो कथक है ना दोस्तों उत्तर प्रदेश की। कहाँ की? उत्तर प्रदेश की प्रमुख लोक नृत्य है। किस राज्य के? उत्तर प्रदेश के। अगर दोस्तों आपसे कहा जाए कि कथकली, कथकली, दोस्तों आपसे मैं बता दूं कि केरल की है जो ना, केरल की प्रमुख लोक नृत्य क्या है? कथकली। और गुजरात का हो गया गरबा हो गया, भाखड़ा हो गया, ये सब क्या है? गुजरात का प्रमुख लोक नृत्य है। और असम का एक प्रमुख लोक नृत्य है बिहू। कौन सा? बिहू। यह भी याद रखिएगा। तो चलिए दोस्तों फिर अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो
नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों हम लोग का कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। तो दोस्तों जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था ये तो सबको मालूम रहनी चाहिए। अगर आपको नहीं है मालूम तो जान लीजिए और आज के बाद कभी भूलिएगा नहीं। तो दोस्तों जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, तो 13 अप्रैल 1919। यह किस स्थान पे हुआ था ये भी जान लीजिए। दोस्तों कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919। यह पंजाब के अमृतसर में हुआ था। और जालियांवाला बाग हत्याकांड में लोगों पे गोली चलाने का आदेश कौन दिए थे, तो रीजनल डायर। और रीजनल डायर की हत्या 1940 में उधम सिंह द्वारा लंदन में किया गया था। किनके द्वारा, उधम सिंह। वे उस समय एक बच्चे थे जिनके कि माता पिता को मार दिया गया था जालियांवाला बाग हत्याकांड में। और इस चीज़ का वो बदला लेने के लिए उधम सिंह ने 1940 में लंदन में एक आयोजन होता है, उसमें जनरल डायर का वो क्या करते हैं, गोली से मारकर हत्या कर देते हैं। तो कौन मारे थे, तो उधम सिंह, यह भी याद रखिएगा। तो चलिए फिर अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों हम लोग का कि विद्युत बैटरी में कौन सी अम्ल भरी जाती है। बहुत सा आसान सा प्रश्न है दोस्तों, ऐसे ही प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो विद्युत बैटरी में कौन सी अम्ल भरी जाती है, तो सल्फ्यूरिक अम्ल। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। दोस्तों कौन सी गैस भरी जाती है, कौन सी अम्ल भरी जाती है, तो सल्फ्यूरिक अम्ल भरी जाती है। सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होता है, H2 क्या होता है, H2SO4 क्या होता है, H2SO4। यह आप याद रखिएगा। और दोस्तों मैं यह भी बता दूं आप लोग का कि एस्कॉर्बिक अम्ल है जो ना विटामिन सी का रासायनिक नाम है। किस विटामिन का, तो विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल, यह भी याद रखिएगा। और आमाशय में भोजन का पाचन किस अम्ल के द्वारा होता है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के द्वारा होता है, यह भी याद रखिएगा। यानी भोजन के पाचन में कौन सा अम्ल सहायक होता है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो चलिए फिर अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है हम लोग का कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया है। दोस्तों संविधान की जो भी विदेशी स्रोत है ना उनको पढ़ लीजिएगा, यहाँ से एक प्रश्न पक्के रहेंगे आपके। एसएससी जीडी में अगर आप ज़्यादा भी जानते हैं तो जरूरी नहीं कि एग्जाम में आपका रिजल्ट बन सकता है। दोस्तों सिलेबस पढ़िए ना, इनके सिलेबस निश्चित है यहाँ से एक एक प्रश्न पूछे जाएंगे। आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जो भारतीय संविधान में विदेशी स्रोत हैं उनको पढ़ लीजिएगा, यहाँ से पक्का एक प्रश्न आपका रहेगा ही रहेगा। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया, तो आयरलैंड। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। अमेरिका से क्या ले गया है, तो दोस्तों अमेरिका से आपका मौलिक अधिकार लिया गया। अमेरिका से क्या लेके गया है, मौलिक अधिकार लिया गया है। और ऑस्ट्रेलिया से प्रस्तावना की परिभाषा। और 7वीं अनुसूची में जो समवर्ती सूची है ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। और जर्मनी से अगर आपके बारे में पूछा जाए तो आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति को मिलने वाले जो अधिकार है ना वो कहाँ से लिए गए हैं, तो जर्मनी से लिए गए हैं। ये बातें आपको मालूम होनी चाहिए। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है कि ध्वनि तरंगे किस में नहीं चल सकती हैं, किस में नहीं चल सकती ध्वनि तरंगे। तो देखिए ध्वनि तरंगों के ना चलने के लिए कोई ना कोई एक माध्यम चाहिए। तो दोस्तों ठोस में तो ध्वनि तरंगे चल सकती है, वायु में भी चल सकती है, पानी में भी चल सकती है। दोस्तों आपका निर्वात में है ना ध्वनि तरंगे नहीं चल सकती है। जहाँ पे कुछ ना हो वहाँ पे ध्वनि कैसे चल सकती है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। चलिए दोस्तों फिर अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों लोग का कि महात्मा बुद्ध किसके समकालीन थे। यानी महात्मा बुद्ध किसके समकालीन थे, यानी जिस समय महात्मा बुद्ध बौद्ध धर्म की स्थापना किए थे तो उस समय कौन से शासक भी थे उन्हीं के समय में जो शासन कर रहे थे। तो दोस्तों ये जो था ना हड़यक वंश के सम्राट बिंबिसार महात्मा बुद्ध के समकालीन थे। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। ये बात याद रखना। और बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है, तो महात्मा बुद्ध है, ये भी याद रखिएगा। महात्मा बुद्ध को का बचपन का नाम क्या था, सिद्धार्थ था, ये भी पूछा जाता है, याद रखिएगा। चलिए दोस्तों फिर अगले अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों हम लोग का फिर कि निम्नलिखित में से अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। पर्वतों से भी संबंधित आपके एक प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये तो कसम खा लीजिएगा कि यहाँ से तो पढ़ के ही रखना है, यहाँ तो इस प्रश्न आएगा ही आएगा। तो अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो गुरु शिखर। अगर आप लोग ऑप्शन ए चुन रहे हैं तो बिल्कुल सही चुन रहे हैं। क्या होगा इसका, ऑप्शन ए गुरु शिखर। सतपुड़ा, सतपुड़ा के बारे में बता दूं, विंध्याचल पर्वत की सतपुड़ा यानी विंध्याचल पर्वत के ठीक नीचे सतपुड़ा की पहाड़ी है। और सतपुड़ा की पहाड़ी अगर कहा जाए किस राज्य में, तो मध्य प्रदेश में है। और दोस्तों मैं ये बता दूं महेंद्रगिरी जो है ना पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। कौन सी, पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी क्या है आपका, महेंद्रगिरी है। और दोस्तों अमरकंटक है ना ये क्या है, अमरकंटक है ना, ये सतपुड़ा पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी। यानी विंध्याचल के बारे में कहा जाए, सॉरी सॉरी सतपुड़ा का धूपगढ़ आता है। अगर आपसे मैकाल पर्वत और विंध्याचल पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी के बारे में कहा जाए तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी यानी अमरकंटक। यानी क्या बोलेंगे, अमरकंटक है सबसे ऊंची चोटी किसका, विंध्याचल और मैकाल पर्वत का। और आपको मैं अभी यहाँ क्या बता रहा था, अरावली पर्वत, तो अरावली पर्वत का क्या है, तो गुरु शिखर। उम्मीद है कि आप लोग को अच्छे से समझ में आ रही होगी। तो चलिए फिर अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों हम लोग का, किस वर्ष भारत G20 शिखर सम्मेलन की आयोजन का मेजबानी करेगा। ये करंट अफेयर से भी आपके 2-3 प्रश्न पूछे जाते हैं, ये भी मालूम होनी चाहिए। तो दोस्तों भारत ने G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन कब करेगा, तो 2023 में। ये याद रखिएगा, आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं।
कब करेगा? तो 2023 में करेगा। चलिए दोस्तों फिर अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न, अपसोर की स्थिति कब बनती है? दोस्तों सौरमंडल से भी संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो दोस्तों अपसोर की स्थिति कब बनती है? तो 4 जुलाई को। कब बनती है? 4 जुलाई को। इस दिन क्या होते हैं? सूर्य पृथ्वी से सबसे अधिक दूरी पे होती है। और आपसे प्रश्न पूछा जाए कि उपसौर की स्थिति कब बनती है? तो 3 जनवरी को बनती है। कब बनती है? 3 जनवरी को बनती है। और इस दिन सूर्य पृथ्वी के सबसे निकट होती है। क्या होती है? सबसे निकट होती है। ये बात आपको मालूम होनी चाहिए। तो चलिए दोस्तों फिर अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों हम लोग का कि लोहा का गैल्वीकरण में कौन सी धातु प्रयुक्त होती है? तो दोस्तों गैल्वीकरण लोहा का किस लिए किया जाता है? संक्षारण रोकने के लिए। तो लोहा का गैल्वीकरण में कौन सी धातु प्रयुक्त होती है? तो जिंक। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। अगर आप लोग ऑप्शन सी चुन रहे हैं बिल्कुल सही चुने। ऐसा क्यों किया जाता है? तो लोहा का संक्षारण रोकने के लिए किया जाता है। तो चलिए दोस्तों अंतिम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपके एसएससी जीडी में 25 जीके जीएस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये भी करंट अफेयर से क्वेश्चन है कि ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2021 की महिला एकल विजेता कौन है? ये एग्जाम में, हाल ही के एग्जाम में भी पूछे गए हैं और एसएससी जीडी में भी पूछे जा सकते हैं। तो अगर आप लोग ऑप्शन ए चुन रहे हैं तो बिल्कुल सही चुन रहे हैं। नाओमी ओसाका। कौन है? नाओमी ओसाका। दोस्तों आप लोग से निवेदन है दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो और चाहते हैं कि इसी तरह का वीडियो आप लोग को मिलता रहे तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इससे क्या होता है दोस्तों कि मैं जो भी वीडियो बनाऊंगा ये आप तक सबसे पहले पहुंचेगा। आपने अपना कीमती समय निकाल कर हमारे इस वीडियो को देखा, इसके लिए आपका धन्यवाद। मैं प्रार्थना करता हूँ ईश्वर की आपकी एग्ज़ाम अच्छी जाए और जल्द से जल्द आपके